क्या पूछा था? हाँ पूछ, अभी पूछो. So before one of my friends begins, so one of my friends जिसके घर पे हम लोग हैं, Shrimay Ghosh, even he was preparing for CAT. Yeah, this guy. But because he is camera shy, he is unwilling to get on the screen. So next आवाज होगी Shrimay Ghosh. हाँ, तो ऐसे कॉलेजेस का नाम बता जिसमें तूने अप्लाई किया है बट इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया. हाँ तो सिर्फ एक ही कॉलेज है, वो जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर, इट्स मैनेजमेंट भुवनेश्वर. तो उसका कट ऑफ एक्चुअली लास्ट ईयर 91 था फॉर मेल, नॉन इंजीनियर मेल. इस बार उसका कट ऑफ 92 हो गया और मेरे को 91.56 आया था. तो इस बार फिर उसको कॉल नहीं आया. नहीं तो इट वाज वन ऑफ माय मेजर बेस्ट कॉल्स मतलब तुम्हें ऐसा होता अगर मेरे को आता तो if you got an opportunity तो तुम वहाँ चले जाते हाँ without a second thought. हाँ अबे बिल्कुल. मगर ऐसे कॉलेज में मतलब जो कैट एस्पायरेंट्स बेसिकली होते हैं उनको 75 आए, 78 आए, 85 मतलब जो भी मार्क्स आए, तो इंस्टा पे या कहीं भी सजेशंस आते हैं कि इस मार्क्स के अराउंड तुम्हें कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए. तो उस और जजमेंट एक कॉलेज का उसका एवरेज से ही बनता है, प्लेसमेंट रिपोर्ट से ही बनता है, कोई भी कॉलेज बन रहा था. तो इसके रेंज में XIMB का प्लेसमेंट रिपोर्ट सबसे अच्छा था, मतलब उनका एवरेज बहुत अच्छा था. उस स्लैब में जो भी कॉलेज तो उसका एवरेज ऑलमोस्ट 18.9 19.2 ऐसा LPA था. अपूर्वा ने जैड दिया था, उसमें उसको 91.5 है ना. तो जैड मेनली XLRI दिल्ली और XLRI जमशेदपुर के लिए होता है, जो टॉप कॉलेजेस हैं IIM ABC उनके लेवल के ही आते हैं. तो उसमें एकदम अच्छा था 99 98 चाहिए होते हैं. बट कैट में कैसा है, तू नीचे भी लाएगा तो टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस होती है. XLRI में ऐसा नहीं है, उसको मार्क्स बहुत अच्छा है लेकिन XLRI दिल्ली जमशेदपुर के लिए क्वालिफाई नहीं. वो XIMB होता अगर होता तो थर्ड कॉलेज XIMB होता है. राइट समझा. तो लास्ट ईयर वो 91 पे हो गया था, इसका कट ऑफ क्लियर था लास्ट ईयर समझा. इसमें 1% बढ़ गया थोड़े तो अब हर साल क्या है कि हर कॉलेज अपना कट ऑफ हमेशा बढ़ाता है. वेरिएबल रहता है. FMS दिल्ली ने भी कट ऑफ बढ़ा दिया, कंपोजिट को भी बढ़ा दिया सबका. 99.95 नहीं तेरे को पता है कट ऑफ कम रहता है. उनका फीस 2 लाख है, बहुत कम है पूरे 2 साल का. फीस 2 लाख है और एवरेज पैकेज 34. वो ऐसा है ना कुछ कि मार्केटिंग में बेस्ट स्कूल वही है. मार्केटिंग के लिए फेमस है वो. मार्केटिंग के लिए फेमस तो बहुत कॉलेजेस है. अहमदाबाद में भी एक माइका है, अहमदाबाद वो बहुत ज्यादा ही खुद का एग्जाम होता है माइका. लोग काफी मतलब माइका के लिए प्रिपेयर करते हैं स्पेशली. ओके. क्योंकि इतना वो मार्केटिंग एंड मीडिया के लिए ज्यादा है. माइका ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं. क्या बोला, मीडिया बोला तुमने? हाँ मार्केटिंग और मीडिया दोनों के लिए बहुत ज्यादा जर्नलिज्म आई थिंक. हाँ है ना. मेरे एक फ्रेंड ने उसके एक सीनियर ने वहीं से किया है. राइट. और तो ये बता इंटरव्यू अब किस कॉलेज का दिया तुमने अब तक? GD PI? हाँ सिम्बायोसिस बैंगलोर का दिया है. सिम्बायोसिस पुणे का एक DTM है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, उसका दिया है. नहीं ऐसा ही DTM डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी पुणे में ही है वो भी. अच्छा. डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी. और फिर इंटरनेशनल बिजनेस सिम्बायोसिस उसका. फिर बाद में नरसिंह मुंशी, GIM, तापनी, सबके. तापनी का फुल फॉर्म क्या है? नहीं TA पाई मैनेजमेंट. और मणिपाल के अंडर ही आता है. हाँ TA पाई मणिपाल में है वो. ये भाई इंसान का नाम है. हाँ TA पाई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. एक ध्रुव मल्होत्रा है, वो अपना स्कूल का जूनियर, वो तापनी में है. बैचलर कर रहा है. हाँ हाँ बैचलर होता है. टीचर मत दीजिए चलेगा. अरे और चंडीगढ़ या गुड़गांव में एक कॉलेज है, मास्टर्स यूनियन. इसका बहुत ऐड आता है भाई, अभी भी आ रहा है. पहली बार सुना. मैंने तो सुना है, बहुत इंस्टाग्राम पे ऐड आया. नहीं वो एक्चुअली वो बहुत अच्छा है. हाँ उनका एवरेज अच्छा निकल. बट उसकी फीस काफी ज्यादा है. कितनी है पता नहीं है, मेरे को रेंज पता नहीं है, बट वो लोग इंटरनेशनल एक्सपोजर देते, बेचते हैं बच्चों को अलग अलग जगहों पर. अब कोई भी एस्पिरेंट के लिए कॉलेज कैसे चुनता है कि सबसे पहले जैसे शिवा ने बोला एवरेज पैकेज, तो तुम कितना भी मना कर लो खुद को किसी और को कि एवरेज वो एक फैक्टर तो रहेगा. वो एक फैक्टर नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ही है. हाँ सेकंड देखते लोग एलुमनाई नेटवर्क कैसा है. क्योंकि भले ही अभी जब कोई बैचलर एंटर करता है तब कोई सोचता नहीं एलुमनाई क्या होता है, एलुमनाई नेटवर्क क्या होता है, क्या फायदा मिलता है. लेकिन जब MBA में कोई जाता है, फिर जब MBA को स्टार्ट कर रहा होता है तब उसको पता चलता है, जब उसके सीनियर्स उसको बताते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग, कितना इंपॉर्टेंट है. ऐसे तुम कनेक्ट करो, उनसे पूछो कि कितना
मतलब हेल्प हो सकता है। अगर तुम कुछ भी कहीं केस स्टडी में फंसे हो, किसी प्रोजेक्ट पे फंसे हो, इसमें तुम किसी की हेल्प मांग सकते हो। और अगर वो तुम्हारे कॉलेज का एलुमनाई है तो कितना हेल्पफुल रहता है वो तुम्हारे लिए। और बाकी जो कॉलेज में इवेंट्स भी होते हैं, फेस्ट से सब में, उसमें एलुमनाई मीट्स होते हैं। तो उन एलुमनाई मीट्स का कितना क्रिटिकल पार्ट है अपने खुद के लर्निंग में, वो फिर वहां जाके पता चलता है, वो ऐसे पता नहीं चलेगा। सपोज मुझे नेक्स्ट ईयर कैट देनी है, हाँ, यू एज अ फ्रेंड टू मी, आप मुझे बताइए कि प्रेपरेशन मुझे कैसे करनी चाहिए एज मच एज यू नो अबाउट मी, मेरे हाँ, जितना हाँ, पता है। इंटेलेक्ट है, तो व्हाट वुड यू तो सजेस्ट? सबसे पहले तो कोई कोचिंग तो ले ही लेना। कोई Okay. कितना ही मना करे कि खुद से भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ऐसा, फिर भी कोचिंग ले लेना। क्योंकि वो एटलीस्ट देखो एक रोड मैप दे देंगे कि ऐसा ऐसा करना है, इससे तुम आगे अपने एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। तो सबसे पहले तो मैंने सजेस्ट करूँगा कि पहले स्लोली स्टार्ट करो, 2 to 3 आवर्स पढ़ो, क्योंकि तुम अभी टाइम निकाल सकते हो आई गेस जॉब के बाद। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो। जैसे तुम्हारा अब सबसे पहले सिलेबस वाइज आता है, कॉन्ट्स में देखा जाए तो अरिथमेटिक आता है सबसे इजी Okay. देखा जाए तो स्टार्टिंग में। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस ये सब आता है, 10th, रेशियो एंड 11th प्रोपोर्शन। 11th भी नहीं, एवरीथिंग इन कॉन्ट्स इज अंडर 12 अंडर 10 बोलने की स्टैंडर्ड। बात है, हाँ। लग तो जाती है ऊपर। हाँ, वो सिलेबस बोलने के लिए 10th तक है। 10th तक ही है सब सिलेबस, लेकिन जो कंसेप्ट्स यूज होते हैं, जितने मिक्स्ड कंसेप्ट्स यूज होते हैं, समझ एक ही तो क्वेश्चन में एक बहुत ही सारे क्वेश्चन में 3 से 4 टॉपिक मिक्स होते हैं, Right. फिर ऑब्वियसली वो क्वेश्चन हार्ड हो ही जाएगा। तो वही बात है। तो तुम मोस्टली सब सजेस्ट करते हैं पहले अरिथमेटिक से करो स्टार्ट सब लोग, ओके लेकिन मैंने किया था नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम और एट द एंड ऑफ द होल प्रिपरेशन मेरा नंबर सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। क्या बात हाँ, और वो मैं एग्जाम में भी मेरे को कॉन्ट्स में 98% आया, तो उसकी वजह से आया कि मैं नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आया था। ओह अब 2 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कम लग रहा कम होगा, लग लेकिन कैट में सिर्फ 22 ही क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में। ओके हाँ, तो फिर बाकी फिर मैंने अरिथमेटिक किया था। अरिथमेटिक मैंने कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से कर लिया था 2 एंड 2.5 मंथ्स में, ओके क्योंकि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट भी किया था Jan-Feb के आसपास। तो और फिर बाद में अलजेब्रा, और फिर मैंने ज्योमेट्री पे कम ध्यान दिया था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था नहीं उसमें, और सब सर के ऊपर से जाता था, तो वो इससे इतना वो नहीं था। ओके बाकी अलजेब्रा और फिर मॉडर्न मैथ्स, मेंसुरेशन, ये सब पीएनसी। पीएनसी हाँ, तो पीएनसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम Right. कैट के लिए समझ लो तुमने टीयर ए तक पढ़ा, पीएनसी तुम्हें आया नहीं, पर अगर तुम्हें उससे कम टीयर बी तक भी आता है, तुम बाकी कॉलेजेस के जो पीएनसी क्वेश्चन आते हैं तुम सॉल्व कर Solve पाओगे, इतना इजी हो जाएगा फिर। ये ऐसा है। कार्ड तो ठीक है, मतलब एज मनन पूछ रहा है एस्पायरेंट को क्या क्या देखना चाहिए, सारी एग्जाम्स का एक बार नाम बता दें, मतलब मैं ही बता देता हूँ हाँ, कि बता। क्या क्या होती है देने के लिए। कैट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कैट ही, मतलब हर कॉलेज लेता है कैट। सबसे हाँ। सीजन स्टार्टिंग एग्जाम फॉर एमबीए CAT, first exam CAT है। हाँ, मोस्ट कॉलेजेस मतलब 98% सब लेता है कैट। हाँ, Right. दूसरा एक कोई एग्जाम देता है, एनमैट और स्नैप हो गया, एनमैट इसके लिए हो गया, एनएमआईएमएस के लिए। स्नैप के अंडर बहुत कॉलेजेस आते हैं, अपूर्वा का SIB कन्वर्ट हुआ ना इंटरनेशनल बिजनेस, तो स्नैप के अंडर टॉप 2 कॉलेजेस जो है वो SIBM पुणे है और SCHMRD पुणे, ये दोनों पुणे में है। और इसके बाद SIIB है जो अपूर्वा का कन्वर्ट हुआ है। ये रैंकिंग उसी ऑर्डर में, प्लेसमेंट रिपोर्ट का एवरेज पैकेज का ऑर्डर। ओके SIBM पुणे और SCHMRD का अराउंड 25-26 होगा, है ना? 25 to 23 23 एवरेज या मीडियम एवरेज मीडियन इज अराउंड 22 to 21। नॉट बैड, बहुत अच्छा है मीडियम। बहुत अच्छा है। अगर कोई फ्रेशर कन्वर्ट करता है SIBM पुणे SCHMRD, उसके लिए तो क्या जन्नत है वहाँ पे भाई। थर्ड आता है SIIB, हाँ अपूर्वा का है। ओके फिर इसके बाद भी बहुत कॉलेजेस है। चौथा है SIDTM, जिसका उसने चौथा interview SIBM किया था। बैंगलोर, फिर SIBM। SIBM बैंगलोर, फिर SIDTM। तो सिंबल्स ये स्नैप स्नैप के थ्रू इन स्नैप चार के थ्रू इनमें तो अप्लाई कर सकता है। ये लोग बाकी नहीं लेते एग्जाम, बराबर। इनका एजेंडा है। इनका तीन एग्जाम होता है, हर एग्जाम की फीस 2000-3000 है। सो मैं सिम्बायोसिस में कैट के वाया नहीं जा सकता। नहीं, ओह। पॉसिबल स्नैप देना पड़ेगा। पॉसिबल ही नहीं। ओके तो उनका एक टाइप का वो है, कमाने का वो भी है, तरीका। मतलब हाँ। तो उनके 3 एग्जाम होते हैं, जैसे कि कौन से मंथ में होते हैं? दिसंबर में। दिसंबर, जस्ट कैट के पास वाले Yes, महीने में। right. एक इस साल जैसे एक 6 दिसंबर को था, एक 14 दिसंबर को था, एक 20 दिसंबर को था। और बहुत लक पे भी वो लोग पेपर भी इस हिसाब से बनाते हैं ताकि अगले साल जो दे रहा है वो तीनों दे।
उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा इजी अटेम्प्ट वाला पेपर नहीं हुआ, ये वाला Business. हाँ, क्योंकि इस बार ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट जो था, अब मैंने आपको बताया कि मैं 2 साल कंटिन्यूस दिए थे एग्जाम्स, तो मैंने लास्ट ईयर जो स्नैप दिए थे, मैंने सिर्फ सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं नहीं दिया दिया। था। तो मेरे को बाद में पता चला कि फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे इजी आया था। तो सेम मेरे साथ हुआ, मैंने इस साल 3 अटेम्प्ट वेस्ट दिए, और इस बार मेरा हाईएस्ट स्कोर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आया, 95% आया मेरे को, फर्स्ट अटेम्प्ट के थ्रू आया। Okay. इसमें बेस्ट ऑफ 3 रहता है ऐसा। अब जिस बंदे ने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया होगा इस साल, वो अगले साल फर्स्ट अटेम्प्ट देगा, अगर इफ ही चूजेस टू रिपीट, बराबर। तो वो अगले साल 3 अटेम्प्ट देगा मेरे जैसे, या फिर और- इस फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट देगा। ये SIBM पुणे SHMRT कन्वर्ट करने के लिए जो मार्क्स चाहिए होते हैं, मतलब परसेंटाइल 99 98 चाहिए होगा, वो तो हर साल चेंज होता है। तो 60 आउट ऑफ 60 होता है ये एग्जाम। तो अपूर्वा को अराउंड 48 47 आए थे 60 में 60 में से। ये पिछले साल एग्जाम भी जैसे ही, ये पिछले साल SIBM SHMRT कॉल कन्वर्ट था, मतलब हाँ, क्या बात है। GDPI के लिए कॉल आ जाता। इस साल वो भी नहीं आया क्योंकि उन्होंने हाँ, पेपर पेपर इतना एक आसान बार जो पेपर सेट किया, बंदों को 54 55 आ गए उसमें, तो पूरा परसेंटाइल ही गिर गया उसमें। मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वांट्स में स्नैप में 20 में से 19 क्वेश्चन किए, 19 के 19 से 20 वक्त क्यों नहीं आया, क्योंकि वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। ज्योमेट्री या मेंसुरेशन का था, वो मेरे को आता नहीं था, उससे मैं छोड़ दिया। तो वही बात है, जिसने वो भी किया होगा उसके तो 20 से, और बाकी लॉजिकल रीजनिंग में स्नैप में तो डिफिकल्ट आता नहीं है काफी। तुम अगर प्रैक्टिस करके जाओ, तुम यूं निकालो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा। हाँ, चलो। नेक्स्ट एग्जाम हाँ, next स्नैप और exam। एनमैट हो गया, हाँ, इसके बाद Snap, NMAT हो। Right. NMAT थोड़े और कॉलेजेस लेते हैं, थोड़ा एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, मतलब NMIMS के अलावा भी बहुत कॉलेजेस लेते हैं। ग्लिम हो गया, KJ सौम्या हो गया, ग्लिम चेन्नई, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ग्रेट ऑफ लेक्स मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा। ये टियर 2, ये सब टियर 2 कॉलेज, टॉप टियर 2 कॉलेजेस में आते हैं। ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हाँ, चेन्नई। इनका एक चेन्नई में, मतलब गुड़गांव फर्स्ट में। कैंपस चेन्नई था, फिर गुड़गांव में खुला। गुड़गांव में पड़ा। फिर जैसे कि TAP, वो उसका टैपनी, नाम टैपनी है भी खुला। वो भी NMAT लेता है। फिर KJ सौम्या भी NMAT लेता है। KJ सौम्या ये अच्छा NMAT के लिए एक अच्छा कॉलेज मानते हैं NMIMS के बाद। राइट। हाँ, तो सेकंड ऑप्शन हो जाता है। फिर बाकी NMAT, स्नैप, कैट हो गया। GMAT तो पता ही होगा मोस्टली सबको, बाहर मतलब ISB एक्सेप्ट करता है GMAT, और मोस्टली वो बाहर MBA करने के लिए होता है। Right. हाँ। एक और इंस्टीट्यूशन है इसमें, जमुना दास बजाज, उसका क्या सीन है? उसका देख क्या होता है, MHCET होता है, महाराष्ट्र का एग्जाम, जो डोमिसाइल जिन पे होता है वो, मतलब उसमें क्या है, रैंकर्स को ही मिलता है वो। पूरे MHCET के जो टॉप 10 बच्चे होते हैं ना, जमुनालाल बजाज, उनको ही मिलता है। और नॉन डोमिसाइल के लिए तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अच्छा। जो बाहर से नॉन डोमिसाइल अगर रैंकर नहीं है, आप डोमिसाइल हो महाराष्ट्र के नहीं हो, हाँ हो ना, बट डोमिसाइल डज नॉट, इज इट नॉट दैट इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी इयर्स यू स्पेंट इन अ पर्टिकुलर स्टेट? डोमिसाइल स्पेंट पे बात करता है, स्पेंट पे डिपेंड करता है, और अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी है उस पे भी डिपेंड करता है। ओके, कंटिन्यू। राइट। अगर तुम वहाँ पे तुम्हारा लिविंग हाउस है वहाँ पे चालू, तो तुम्हें डोमिसाइल मिल सकता सो यू आर अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। है। हाँ, तो अब MHCET में कैसा है, फॉर नॉन डोमिसाइल पर्सन जैसे तेरे लिए, तो यू हैव टू बी इन टॉप 20 या फिर 15 आउट से, पूरे एग्जाम क्योंकि पूरे एग्जाम में रैंकर AR जो भी आता है Alright. महाराष्ट्र का हाँ. पूरा उसमें, क्योंकि उनका जो रिजर्वेशन है वो शायद मेरे हिसाब से 75% 80% महाराष्ट्र के लोग के लिए रिजर्वेशन उतना 85% 85% पता है, 15% बाहर से। डोमिसाइल। और JBIMS जाते भी मुंबई में जाते भी वही लोग हैं जिनको मुंबई के बाहर जाना नहीं होता। ओके, उसका प्लेसमेंट का क्या सीन है? उसका प्लेसमेंट काफी 32 33 LPA के आसपास है एवरेज है। और कंपनीज कौन सी आती है? लेट्स से यू वांट टू गो इनटू मार्केटिंग और आपको फाइनेंस में जाना है, तो फाइनेंस में कौन सी फाइनेंस कंपनी में गोल्डमैन सैक्स आएगी, फिर बाद में JP मॉर्गन आएगी, मॉर्गन स्टैनली, फिर मॉर्गन स्टैनली भी आएगी। अगर कंसल्टिंग में देखा जाए तो बेन एंड को आएगी, बिग फोर, फिर बाद हाँ बिग Big फोर, Four वो तो बिग फोर तो ऑब्वियस, डेलॉइट, EY, KPMG KPMG और वो, अबे चौथी कंपनी में ही बोल, अरे मुझे पता है, बिना देखे बोलेंगे सब। डेलॉइट, EY, Accenture तो नहीं है ना? बोला ना, एक्सेंचर नहीं है। डेलॉइट, KPMG, EY और PwC, PwC। प्राइस वाटरफोर्ड हाउस। तो ये सब तो आएंगे क्योंकि ये तो टॉप टियर स्कूल है ना बिजनेस में आएंगे। और मार्केटिंग में क्या सीन होता है? FMCG, हिंद यूनिलीवर, मतलब ड्रीम जॉब होती है HUL. आपकी, तो
वो मतलब शायद बहुत ही कम बहुत बड़े बड़े भी स्कूल्स में ही आते होंगे वो लोग। और मार्केटिंग में भी Amazon गूगल ये सब भी आते ही है, मार्केटिंग हेड ये सब भी। मार्केटिंग का क्या है Wow. स्कोप हाँ. बहुत बड़ा वो हो जाता है, मतलब इतने कोई स्विगी जोमेटो ये लोग भी हायर करते सबको- Blinkit, Zepto. सबको मार्केटिंग हेड्स चाहिए, हाँ। राइट सिंपल बात। बराबर। एनीथिंग एल्स आप दोनों को कुछ शेयर करना हो? और तो ये तो एग्जाम्स की बात हो गई, एग्जाम्स में एक बार क्वालिफाई हो गए उसके बाद मतलब तुम्हारा GDPI का कॉल आया, मतलब कॉल आना ही अच्छा स्टेप होता है टुवर्ड्स द कॉलेज। इसका मतलब ये भी नहीं कि कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद GD होता है प्रोसीजर, ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें 10 लोग होते हैं, मतलब सब एप्लीकेंट्स ही होते हैं जिनको कॉलेज में आना होता है। तो एक टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक में मतलब बोलना होता है, मतलब 10 लोग हैं, हमको एक टॉपिक दिया, 2-3 पैनलिस्ट होंगे, तो उस पे बोलना होता है उस चीज़ पे कि क्या मतलब वही है तुम्हारा। What is an example of a topic आप दे सकते हैं? आपने दिया था तो। हाँ, तो बहुत अब मेरे GD में टॉपिक था जो मैंने दिया था, GIM के लिए दिया था मैंने, GIM के लिए तापने के लिए दिया था। तो उसमें टॉपिक था कि ई स्पोर्ट्स गेमिंग इज अ इन इंडिया इज अ करियर और अ हॉबी। तो इस पे पॉइंट्स प्रेजेंट करना था। राइट। तो मैंने तो ऑब्वियसली मैं प्रो में था इसके कि इट कैन बी अ करियर, बट अभी ग्रोइंग स्टेज में, क्योंकि ज़्यादा गेम्स ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करती नहीं है, जो कर रही है वो भी बहुत कम है, जैसे PUBG है, Combat GMI games. हो गया, मोस्टली कॉम्बैट गेम्स ही है, और दूसरे पोकेमॉन गो ये सब है, पर वो भी ग्रोइंग स्टेज में है अभी। मेरे GD में टॉपिक था कि क्या व्हाई आर कंपनीज रिलक्टेंट टू हायर जेनजीज, ऐसा था। फिर और कोई कॉलेज में 2 देते हैं, उसमें से एक चूज करना होता है। हाँ. दूसरा था कि जेनजीज बिहेवियर्स टुवर्ड्स वो क्या वर्क एथिक्स, ऐसा सब था कि वाई वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा चूज कर रहे कंपेंसेशन से, ये सब था। मतलब नथिंग इज राइट और रॉन्ग इन GDs। तू प्रो ले कौन ले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो अपना बोल कैसे रहा है, प्रेजेंट कैसे कर रहा है, तू अगेंस्ट है फॉर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तू बोल कैसे रहा है, अपने पॉइंट्स प्रेजेंट कैसे कर रहा है, दूसरों से बात कैसे कर रहा है, दूसरों को पॉइंट्स को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, अगर तू उसके अगेंस्ट भी है उसको कैसे दिखा रहा है, वो सब मैटर करता है। और ऐसा भी नहीं होता कि तू वहाँ बस जाके ज़्यादा बोलेगा तो पैनलिस्ट मार्क्स दे देगा, उनको वैल्यूएबल जो बोल रहा है पॉइंट की बात बोलनी होती है उधर, मतलब वहाँ जाके ये नहीं बोल सकते या I मेरे agree. मुख्य पॉइंट फिर कोई और बात कर रहा है, तो ये सब मीनिंगलेस पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं। बराबर। मेरे खुद Noise, it was हाँ, noisy. तो मेरे खुद जब GD चालू होने वाला था और बाकी भी काफी सारे GE में हुआ था ग्रुप एक्सरसाइज में, जो पैनल सब खुद बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, हम बस यहाँ देखने आए कि तुम बोल सकते हो और लिख सकते हो क्या। मोस्ट कॉलेज में रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, बहुत कम बट हाँ, फर्क होता तो है। वो IIMs में तो रहता ही हर IIM। तो इसमें वही सेम मोस्टली सेम टॉपिक देते हैं GD का ही, या फिर कभी कभी अलग टॉपिक मिलता है। तो उसमें तुम्हें 2 मिनट मिलते हैं रफ पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए, Okay. और फिर बाद में फेयर में लिखना पड़ता है। और evaluation on the spot? नहीं, ऑन द स्पॉट नहीं, ये रिजल्ट पूरा साथ में आता है। तू किस वजह से रिजेक्ट हुआ देखो आज तक नहीं पता चला। Is it? हाँ, ओह। कंपोजिट स्कोर में IIM का ऐसा है कि कंपोजिट स्कोर तुम बस फाइनली पता चलता है तुम्हारा कितना है। And वो composite score कितने में से होता है? 100 में से रहता है मोस्टली तो, लेकिन हाँ। उसका जैसे IIM का भी IIM A है, तो उसका अगर कंपोजिट स्कोर इस बार 83 के ऊपर है कट ऑफ, और तुम्हें 82 भी आया, 82.9 भी आया, तो भी तुम्हारा नहीं मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कैसे बनता है, बट मैं बताता हूँ। हर कॉलेज का अलग अलग होता है। मान ले 40% 30% कैट का हुआ, 15-20% पास्ट अकेड्स का हुआ, मतलब 10th 12th अंडरग्रेड वो सब। फिर GDPI का 40-50% हुआ। जितना तेरा कैट इंपॉर्टेंट है उतना तेरा GDPI मतलब उससे ज़्यादा है इनफैक्ट, क्योंकि एक बार तू अच्छे मार्क्स लेके कॉलेज का कॉल आ गया GDPI का, सबको आया है, तू वहाँ एक बार जब जा रहा है GDPI में, तो एक तो वो है मतलब कॉलेज के हिसाब। और फिर 10% वर्क एक्स का भी होता है, तो ऑलरेडी जिस बंदे के पास वर्क एक्स है वो हर फ्रेशर से एक स्टेप आगे हो, क्योंकि उसके पास 10% के मार्क्स है work वाओ। X के। तो वो बात तो है। वर्क एक्स सिम्बाइसिस बस अकेला बात है जो वर्क नहीं देखता है। 50% वेटेज टू स्नैप स्कोर, स्नैप एग्जाम स्कोर, Okay. 40% टू ग्रुप पर्सनल इंटरव्यू, एंड 10% टू ग्रुप एक्सरसाइज। ग्रुप एक्सरसाइज। पर वो लोग ऐसा देखते हैं कि वर्क एक्स इस पर्टिकुलर डोमेन में होना चाहिए। हाँ, कि कोई भी हाँ, वर्क ये बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है, जो लोग ऑप्ट करते हैं फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होना हाँ। चाहिए। तो इसमें आप कंप्यूटर साइंस की बात नहीं है, इसमें बात है स्टैटिस्टिक्स से यूज्ड टू होने की। राइट। स्टैटिस्टिक्स जो
कोर्स है कितना डेप्थ में पता ही है, वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, सब कुछ है। तो इसमें ये कितना इम्पोर्टेंट है, अगर तुम उससे यूज टू नहीं हो और उसके सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं, अब वो मुझे भी आइडिया नहीं क्योंकि मैंने कभी अप्लाई किया नहीं बीडीए के लिए। ओके, तो इस सब में सॉफ्टवेयर से यूज टू होना बहुत नेसेसरी है। तो फिर इंटरव्यू में वो लोग इसके रिलेटेड पूछते हाँ, होंगे। पूछते हैं, वो ग्राफ्स पूछते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग पूछते हैं, तो वो सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फिर फ्रेशर्स के लिए अगर तुम्हें नहीं आइडिया है तो। और इंटरव्यूज बहुत अनएक्सपेक्टेड है, मतलब इतना सब्जेक्टिव एरिया है ना, मतलब पहले हर कॉलेज का एक तो तू जाएगा जब एडमिशन के वक्त, सेम हर बंदा सेम पैनलिस्ट से इवैल्यूएट नहीं होता है, उनके पैनलिस्ट भी अलग अलग रहते हैं। अभी कोई तो मुझे ऐसा बड़ा तेरे बारे में कोई कैसा परसीव कर रहा है, तो अगर कोई और पैनलिस्ट के पास जाता वो तुझे कैसा परसीव करता है, उसमें बहुत फर्क है। तो लक फैक्टर भी आता है, प्लस हमेशा तू जो प्रिपेयर करके जाएगा वो नहीं होता है, वो पैनलिस्ट की मर्जी है कि वो कुछ भी पूछ सकता है वैसे, मतलब कुछ भी A to Z, तुम जहाँ से आए उसके बारे में बताओ, मतलब ये सब तो बहुत कॉमन चीज़ है, लोग प्रिपेयर करके जाते ही हैं, तो उस पर मर्जी है पैनलिस्ट अब फॉर अ कॉलेज लाइक नरसिंह मुंशी, जिनका एक दिन में इंटरव्यू एटलीस्ट वो ले रहे हैं 700 to 800, तो उनके इन बैचेस, हाँ इन बैचेस होते हैं, तो इनके पैनल्स भी एटलीस्ट शायद जब मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए तब कम से कम 10 से 12-13 पैनल्स थे। तो अब ये पूरा जो सीन है वो तुम्हारा लक पे ही है कि तुम्हें पैनल अच्छा मिले। अब मुझे नरसिंह मुंशी का पैनल बहुत अच्छा मिला था, एक सर थे, उसमें एक्चुअली एआई इंटरव्यू होता है, तो एआई क्वेश्चंस पूछते हैं तुम्हें तुम्हारे एसओपी के हिसाब से, तो वो डायरेक्ट तुम 12 मिनट्स का 12 मिनट्स का एआई इंटरव्यू होता है, फिर 8 मिनट्स का पर्सन इंटरेक्शन विद द पैनल, तो वो सिंगल पैनल होता है, वो बात करता है। तो अब वही है, अब पैनल अच्छा हुआ तो वो तुम्हारे मार्क्स बढ़ा सकता है, ट्राई कर सकता है, तुम्हें ज़्यादा मार्क्स दे सकता है। अगर समझ लो मैं बीबीए फाइनेंस ग्रेजुएट हूँ और कोई इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर मेरे को पैनलिस्ट मिला है, तो वो तो मुझे पूरा इकोनॉमिक्स पूछ के खत्म कर देगा, मैं क्या ही बोल पाऊंगा, जितना नॉलेज मेरे पास है उतना इनफ नहीं होगा, तो वही बात निचोड़ देंगे। तो पैनलिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या रहती है जो पैनल में बैठे होते हैं? कॉलेज के फैकल्टी रहते हैं, कॉलेज के हाँ, फैकल्टी। कॉलेज के फैकल्टी। और एक्सटर्नल कोई आता है बाहर से? हाँ, कभी कभी आता है, कभी शायद सिम्बासिस में आता हर है। पैनलिस्ट का अलग तरीका होता है इवैल्यूएट करने का, कोई सिर्फ तेरे कम्युनिकेशन पे जाएगा, मतलब एचआर क्वेश्चन पूछेगा, मम्मी पापा क्या करते हैं, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या क्यों है, MBA मतलब करता है। अच्छे वे में, मतलब प्लेटोनिक वे में तुमको बोलेगा ठीक है हो गया करके। एक का तरीका ये है कि तुमने ये क्यों किया, मतलब हर चीज में क्वेश्चन करेगा, इसको ग्रिल बोलते हैं, ग्रिल करते हो लोग। हाँ, right, भले right. ही हाँ. वो अच्छे मार्क्स देगा बाद में, हाँ. पर उसका तरीका वो है जज करने का। कोई एकदम वही है। लाफिंग स्माइली फेस रखेगा, कोई एकदम पोकर फेस रखेगा, हाँ. वैसे। बाकी तो एक लास्ट एग्जाम जैट है, फिर वो हमेशा फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी, फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी को जैट होती है, वन अटेम्प्ट, 1 3 आवर एग्जाम। तो आपका कौन से कॉलेज से कन्वर्जन हुआ और आपका कौन से कॉलेज से कन्वर्जन हुआ एक एक करके आप बता सकते हो, और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है? हाँ, तो मेरा और आप वन लास्ट थिंग, आप व्हाट आर डिफरेंट वेज जिससे स्टूडेंट्स वो उतना हेवी कॉस्ट पे कर सकते हैं? हाँ, तो सबसे पहले तो मेरा कन्वर्ट हुआ ऐसा है भी पुणे, तो उसका ट्यूशन फी है अप्रॉक्स 21.34 lakhs, बाकी दैट इज फॉर 2 इयर्स। हाँ, 2 years इंक्लूडेड, ना हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं इसमें, हॉस्टल का 1.5 to 1.75 lakh पर ईयर लगेगा, सो अप्रॉक्स कॉस्ट तो 26-27 तक पहुंच ही जाता है, राइट। फिर बाद में बाकी क्योंकि इसमें मेस फीस है, एलुमनाई फीस है, लाइब्रेरी डिपॉजिट है, काफी कुछ इंक्लूडेड रहता है, तो वो बाद में वहाँ जाके पता चलता है कितना एक्चुअल कॉस्ट हमें पे करना है इसके बाद, जो थोड़ा हायर एंड पे रहेगा यूजुअली। ऑब्वियसली क्योंकि हर अच्छे बी स्कूल का हर 20 MBA लाख कॉलेज जितना का। तो आराम से होगा। हाँ। बहुत कम ऐसी बी स्कूल है जिसका फीस, मतलब एवरेज भी तुमको ज्यादा चाहिए और फीस भी कम है, ऐसे तो बहुत रहे। वो सिर्फ 2 ही है, सिर्फ फेमस और JBIMS और कोई नहीं। JBIMS जमनादर पर, जमनादर बता जो फेमस। ओके। फिर अब कैसे मैनेज करना है ये फाइनेंस, तो इसके लिए या तो सेल्फ फंडेड अगर कोई होगा, कोई अफोर्ड कर सकता है उतना तो वो करे, या फिर कुछ कॉलेजेस में स्कॉलरशिप तुम कर सकते हो, ले सकते हो अगर तुम एलिजिबल हो उसके लिए, ये भी कैटेगरी रहता है, अगर तो कभी 10th 12th का रहता है, कभी कॉलेज का रहता है CGPA, फिर लास्ट ऑप्शन तो फिर एजुकेशन लोन ही बनता है। राइट, तो एजुकेशन लोन आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा
इंडिपेंडेंट होने की फीलिंग होती है, दो दे आर फाइनेंशियली स्टेबल और सेल्फ फंड कर सकते हैं, इवन दो दे ऑप्ट फॉर सेल्फ फंडिंग, मतलब वाया दिस एजुकेशन लोन्स। तो आप बता सकते हैं कि वो एजुकेशन लोन अगर किसी को लेनी हो इंडिया में, हाँ। who comes actually from a poor background, तो वो कैसे ले सकता है? और सो अभी फॉर पब्लिक बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, तो उसके लिए फर्स्ट प्रोसेस है कि आप एक PM विद्यालक्ष्मी पोर्टल ऑनलाइन आता है, उस पर आपको लॉगिन करना, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, ये ABCID नहीं है, ये अलग है ABCID से। ABCID स्टैंड्स फॉर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ओके, वो हर कॉलेज में होता है, कॉलेज खुद बनाता है आपका, या फिर आपको बोलता है बनाने के लिए जब आप बैचलर्स में होते हो। तो फिर ये उससे अलग है, तो इस पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है पहले, फिर अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन करना है। तो इसमें जब आप पूरा फॉर्म भर देंगे कि कितना, कौन से कॉलेज का आपको ऑफर लेटर मिला है, फिर कितना आपको पे करना पड़ेगा, कितना फी स्ट्रक्चर है पूरा, आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो इसके बाद आपको पता चलता है वहाँ पे कि आपको कितना लोन मिल सकता है। राइट, हर पब्लिक बैंक का भी क्राइटेरिया रहता है कि वो किसी, अब इसमें भी लोन के टाइप्स रहते हैं, कोलैटरल फ्री लोन, कोलैटरल दिखाना पड़ेगा। तो अब कि गिरवी क्या रखने वाला व्हाट आई वाज टोल्ड अबाउट वाज कि अगर आपको NIS मुंबई से कॉल आ जाता है तो आपको 50 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा। अभी मेरे को SIB से आया है, तो मेरे को अभी भी 30 लाख का कोलैटरल फ्री लोन मिल सकता है। ओके, सो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आप अप्लाई करिए वो PM विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट आप जिस पब्लिक बैंक को चूज करेंगे, जिस ब्रांच को चूज करोगे, उनके सिस्टम में दिखाएगा वहाँ पे। और फिर बाद में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, फैमिली का एनुअल इनकम दिखाना पड़ेगा, अपने गार्डियन या फिर जो भी को गारंटर होगा उसका आपको फॉर्म 16 या फिर इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा 2 साल का। ओके, फिर आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स, 10th 12th के मार्कशीट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर 2 पासपोर्ट साइज फोटो, फिर लास्ट में तो ऑफर लेटर और जो फीस स्ट्रक्चर है वो दिखाना पड़ता है। राइट। तो आप बस वन लास्ट क्वेश्चन पे हाँ, और इसमें इंटरेस्ट रेट भी रहता है। एग्जैक्टली, इसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रहता है 7 to 8% के आसपास। Okay. अभी SBI जितना मुझे बताया अभी 7.55 ऑफर कर रहा है। और बैंक टू जितना, बैंक डिपेंड करता है। और हाँ, अब मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बात की थी, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफर कर रहा है 8.55। तो मैं ऑब्वियसली अभी तो मेरे दिमाग में तो SBI आगे देखूंगा अभी लास्ट क्वेश्चन बाद में पूछना ना, बता नहीं आप बता दीजिए पहले कि आपका कहाँ से कन्वर्जन लेटर है? मेरा नहीं हुआ है कहीं अब तक। अभी आया, इसका आएगा ना रिकॉर्ड। बहुत कॉलेजेस, बिमटेक नोएडा का इंटरव्यू, XIME का इंटरव्यू है बहुत। अच्छा, अभी लाइंड अप इंटरव्यूज? अभी अप्रैल में अभी आएंगे। हाँ, Okay. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो अपूर्वा ने कार्ड कन्वर्जन मतलब कॉलेज कन्वर्जन के बाद की बात कर रहा है तू, मतलब जो पुअर बैकग्राउंड से आता है वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को जो लगता है काफ़ी हार्श ओपिनियन है, बट भाई जिसके पास अगर सही में नहीं है ना, तो यहाँ तक पहुँचने में जितना अपूर्वा को पैसा लगा है वो पैसा लाना भी जुगाड़ना मुश्किल है। स्नैप के तीनों एग्जाम के 6,000 हो गए, 6,000 भी हिसाब से 7,500 हो गए। उसके बाद हर कॉलेज अप्लाई करने का 1,000 SIDTM अप्लाई किया, SIB अप्लाई किया, SIBM बैंगलोर अप्लाई किया, ये 3 कॉलेज के अप्लाई करने के भी 4-5 हज़ार है। अलग स्नैप के अंदर जितने कॉलेज आते हैं हर कॉलेज में अप्लाई करने के एक हज़ार है। तो मेरे अकेले सिम्बाइसिस के लिए मेरे को लग गए 12,500 सिर्फ सिम्बाइसिस के। That is too much, बहुत ज्यादा। फिर एनमैट का मैंने पढ़ा 6,000। एनमैट का इकलौता सिर्फ एग्जाम देने के लिए 6-7 हज़ार वो 3,000 और 2,500 का जो, तो 6,000 वो हो गया। और कैट का तो नॉमिनल रहता है सर 2,500। वो तो एक एग्जाम का तो एक बंदा जब पैसे जुगाड़ भी लेगा, बट उसके बाद फिर तुम्हारे मॉड्यूल्स मतलब पढ़ेगा, एजुकेशन फीस कैट के लिए, फिर GDPI, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है एक बंदा जो रूरल बैकग्राउंड या फिर पुअर बैकग्राउंड से आ रहा है। इतना प्रिविलेज Obviously कर पा रहा हाँ। है, लेकिन अब सब नहीं कर सकता ना ये। एग्जांपल्स होंगे ऑब्वियसली जो लोगों ने किया होगा ऐसे, बट नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि ये लोग जो स्नैप जैट आपने जो एग्जाम बताई उसमें वो लोग बिहेवियर नहीं रखते हैं, फी बिहेवियर? फिर सिर्फ कुछ कॉलेजेस में होता है, सिर्फ रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए सब, ओके, और कास्ट SC ST इन सब के लिए कम रहता है बस। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ये सब होता है, बट मेरे को नहीं लगता फी वेवर मिलता होगा। रजिस्ट्रेशन हाँ, रजिस्ट्रेशन फी पूछो। हाँ वो रजिस्ट्रेशन फी वेवर सिर्फ कैट में होता है, ना नासिक कुंजी में, ना स्नैप, क्योंकि ये सब प्राइवेट हो गया ना पूरा। हाँ राइट, बट इस सब में नहीं होता। और कैट में भी 2,500 फॉर जनरल एंड 1,250 फॉर होता है। ST।
स्कॉलरशिप होती है बट उसके लिए भी अलग अलग उनके पैरामीटर्स होते हैं कि तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब अबव आप बहुत अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे इतने परसेंटाइल आने चाहिए, इतने होने चाहिए, तो उसमें भी मैक्स टू मैक्स स्कॉलरशिप मिलता है तो 2-3 लाख 1 लाख इतना कम होता होगा। फुल फी और जो वो भी तो बोलो पेबल है वो background बहुत में- कम कॉलेज में मिलता है, हाँ। सब में नहीं मिलता। So my question to Shrima is, अभी recently एक podcast था a few months back by one of the very renowned podcasters. निखिल का मैं, हाँ, तो उन्होंने एक statement, right? So what is your opinion on that? So the question was कि is an MBA still relevant in today's world? Yeah, of course it is because मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ कि जो लोग को अभी करियर में ग्रोथ एज इन मतलब फ्रैंकली बोल देता हूँ ज़्यादा पैसा कमाना है, तो जो बंदा अभी कमा रहा है 6 लाख कमा रहा है 8 लाख कमा रहा है 10 लाख कमा रहा है, उसको अगर बड़ा जंप लेना है तो MBA इज वेरी क्रूशियल। तो अभी कोई भी कंपनीज में जाएगा टॉप पे पोजीशन पे MBA वाले ही बैठे रहते हैं। Exactly. तो जिसको भी करियर में ग्रोथ चाहिए तो करेगा ही ना MBA। लोग पागल तो नहीं है भाई जो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल लोग भी कर रहे हैं, मतलब लोग IIT वगैरह जाके MBA करते हैं, हाँ। बीटेक से MBA कर रहे हैं, मतलब हर फील्ड के लोग MBA करना चाहते हैं। तो मुझे तो लगता है एब्सोल्युटली रेलेवेंट है, बट वंस यू रीच द स्टेज अबव 20 lakhs और तुम्हारा ऑलरेडी अच्छा खासा पैकेज है, तब शायद उतना मतलब नहीं बनता, तब तुम जॉब स्विच करके सब चेंज कर करके हाइक लेके तुम अपना बढ़ा सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है जो ऑलरेडी अगर उस स्टेज पे है वो अगर ज़्यादा जंप करना है तो उसका मैक्सिमम जंप उतना वो IIM ABC चल बहुत रेयर केस इतना प्रॉफिटेड नहीं होगा हाँ। ऐसा। उसको फीस भी इतनी देनी है 30 लाख, तो उसका खुद का खर्चा होगा, जबकि ऑलरेडी साल में 20 कमा रहा है। तो वो 30 कॉलेज को देके वापस अगर उसी प्लेसमेंट में गिर गया जिसका वो करंटली है तो उसका Right. कुछ मतलब नहीं हुआ। बट जो बंदे और नीचे हैं अभी उसके लिए तो एब्सोल्युटली रेलेवेंट है। Okay. पूर्वा बताएगा। इसमें ये बात है कि अब सब बोलते हैं कि MBA कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हर एक फील्ड से लोग कर रहे हैं, तो अब एडवांटेज बिजनेस स्कूल के लिए भी है और खुद के जो जैसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ अभी तो मेरे लिए भी है कि जो पीयर पूल मिलेगा वो बहुत डाइवर्स मिलेगा, तो नेटवर्किंग उतनी डाइवर्स हो पाएगी, Right. तो उतना मेरे को आगे बेनिफिट हो जाएगा जब मैं जॉब पे लगूंगा या फिर मैं आगे कभी सोचता हूँ बिजनेस ओपन करने का मेरा खुद का। अब दूसरी बात जो निखिल कामत ने बोला है, अब सब लोग तो सबके पास तो बिजनेस आइडिया आता नहीं है जरूरत जैसा। They need a space. हाँ, तो किसी को कोई एक मीडियम चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आइडिया हो तो कैपिटल भी नहीं आता भाई। हाँ, अब उसने जैसे भी किया, अब सबके पास इतना, अब सिर्फ आइडिया आने के बाद तो बिजनेस चलेगा नहीं, दिमाग भी चाहिए उतना, बराबर। जो उसके पास था तो उसने कर लिया ऐसा अभी। तो इतना हार्ड स्टेटमेंट देना कि MBA जो भी कर रहा है अभी अपने 22 to 23 इयर्स उसने बोला था मेरे हिसाब से, जितना मुझे याद है। He mentioned some age. हाँ, तो उसने जो एज गैप मेंशन किया था तो इतना हार्ड स्टेटमेंट था मेरे को लगता है, क्योंकि अब जो भी लोग फ्रेशर जाते हैं आगे जॉब MBA के लिए अप्लाई करने के लिए, तो उनका मेरे हिसाब से सोल थिंकिंग ये रहता है कि मैं जाऊँ तो मैं अपना पूरा स्टडीज खत्म करके जाऊँ एक बार में इंडस्ट्री में फील्ड में, और दूसरा ये उनका थिंकिंग रहता है कि अगर मैं जा ही रहा हूँ इंडस्ट्री में काम करना है तो पूरा स्किल और एक्सपर्टीज लेके जाऊँ, ऐसा ना पड़े कि मेरे को बाद में वापस MBA करना आना पड़े, जो मैं सीखा उसको अनलर्न करना पड़े, फिर रीस्किलिंग करूँ मैं, ये सब करना पड़े। तो वो मेरे हिसाब से वो थिंकिंग रहता है। और मेरी ये भी थिंकिंग कि भाई कि हमारे मतलब हमने पॉपुलेशन में सबको सरपास कर दिया है, हमारा सबसे बड़ा वो मतलब कॉन्स्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट ही है। तो जितने भी लोग ग्रेजुएट हुए हैं जिस एरियाज में नौकरी नहीं है तो नहीं बोलूँगा है, बट 20-25 हज़ार या 30 हज़ार की होगी। मान लो BBA बोल दिया, BCom बोल दिया, ये सब जो एग्ज़ाम्स हो गई मोस्टली मतलब काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ही है। तो और यहाँ पे जॉब लेने के लिए एक तू कंपनी है, तू MBA स्कूल में ही जा रहा है ना, प्लेसमेंट तो हो रही है उधर, True, very true. जॉब लग रही है लोगों की, घर बैठे बैठे तो नहीं लग जाएगी जॉब। हाँ. तो MBA स्कूल इसीलिए जाएंगे, वहाँ कॉलेज में प्लेसमेंट में कंपनीज आएगी, वो खुद एम्प्लॉय होंगे, तो इसीलिए लोग जाते हैं। तो एक वाया मीडियम बच जाता है, हाँ. तो ईज जॉब हो जाता लगती है लोगों की इसीलिए। और एक वो मीडियम है कि वो तुम्हें प्रैक्टिकलिटी क्या है हाँ. पूरे इंडस्ट्री में वो तुम्हें दिखाता है, क्योंकि MBA में तुम फर्स्ट ईयर में जैसे ही जाते हो, फर्स्ट ईयर के एंड में SIP चालू हो जाता है, तुम्हें SIP समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट, समझ तो उसके इंटरव्यू चालू होते हैं। तुम्हारा SIP इंटरव्यूज खत्म हुए, सेकेंड ईयर चालू होती, इंटर्नशिप चालू,
वो भी 2 महीने का कंपलसरी फिक्स्ड 60 डेज का। तो तुम्हें जितना पढ़ा है तुम जितना थियरी पढ़ोगे उसके इक्विवेलेंट या फिर उससे ज्यादा के आसपास तुम हमें काम कर रहे होते, क्योंकि जितने क्लब्स तुम ग्रेजुएशन में देखते हो क्लब वर्क रहता है, काफी क्लब्स रहते हैं। तो इससे टेडेक्स के क्लब रहते हैं, कभी कभी स्पोर्ट्स क्लब रहते हैं, फिर फेस्ट के क्लब रहते हैं। तो इन सब में काम अंडर ग्रेजुएशन में रहता है, लेकिन उतना वो स्टूडेंट ड्रिवन नहीं रहता है। राइट, ज्यादा फैकल्टी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। बराबर। तो वो मैनेजमेंट भी फैकल्टी करती है पूरा, कि कितना फाइनेंस कितना इनको बच्चों को देना है पूरे क्लास के लिए। तो वही बात है फिर। तो एमबीए में तुम बताते हैं ना कि कितना तुम पूरे जो क्लब्स होते हैं, पहली बात तो स्टूडेंट ड्रिवन होते हैं पूरे, तो उतना तुम्हें हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। तो वो एक अलग मीडियम है तुम्हें कितना फील्ड वर्क कराने का एक्चुअली। बराबर, राइट। तो और मेरा एक ओपिनियन ऐसा था कि बिकॉज निखिल कामत इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जब उसने खुद का एजुकेशन खत्म नहीं किया, 16-17 से हैड टू वर्क, ही माइट बी हैविंग सम रीजन, बट उसने वो लाइफ टेस्ट नहीं करी एंड ही गॉट टू अ वेरी गुड प्लेस इन लाइफ। आई थिंक दैट इज व्हाई इट डिड नॉट मेक सेंस टू हिम। एक्चुअल में यही बात है, एक बार तू स्टेज पे पहुंच गया फिर वही होता है ना, मैं ऑलरेडी वहाँ पे हूँ तो मैं ऐसा ही बोलूँगा। एक बार मिलने इसकी के जरूरत बाद नहीं है। मिलने के बाद तो मैं, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल नहीं है उस स्टेज पे। नहीं है। सो I think that's all for today's conversation. It was a very good, a very candid conversation with two of our very good old school friends, which I met after a very long time. This is Mr. Apurva Kulkarni and Shima Ghosh. Please, if you'd like to honor the stage, स्टेज नहीं भाई, whatever. जी. So this is Mr. Shima Ghosh. And अभी हम लोग उनके घर पे हैं. I don't know how many of you reached till here, but who reached, kudos. Thank you. Bye.